आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो जो बनाई थी मैंने, अभी वाले चैनल पे आप देखेंगे तो वो डिलीट होगी, वो आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो उस वीडियो में काम कर रहा था, जो मेरे साथ लड़ रहा था, उसी ने वो वीडियो डिलीट करवा दी। उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी बेइज्जती हो रही है या फिर वो मुझसे बहुत ज़्यादा पिट रहा है उस वीडियो में, तो इसलिए उसने ये वीडियो डिलीट करवा दी। अब सवाल उठता है कि क्या आगे ज़िंदगी में मैं हासिल कर पाऊँगा जो मुझे करना है, या फिर बहुत वक्त लगेगा उसमें। क्या मैं हासिल कर भी पाऊँगा? मैं कर तो पाऊँगा, हालांकि वक्त लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करे जा रहा हूँ, हार नहीं मान रहा। अब फ़िलहाल मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का बर्बाद ना करते हुए बताना चाहूँगा पिछली वीडियो में क्या था। पूरी स्टोरी, उसकी ओरिजिनल स्टोरी आज मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ बाबा दानव कुशलवीर। आंद्रे द जायंट के ऊपर थी पिछली वीडियो। मुजरिम मॉन्स्टर एक दर्दनाक ज़िंदगी बनेगी, एक जो स्टोरी है मेरे द्वारा लिखी गई है, और ये आधी फिक्शन होगी, मतलब इमेजिनरी होगी आधी, और आधी असलियत में होगी। और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो सिर्फ इतना बताया जाएगा, उसमें ऐसा दिखाया जाएगा कि हो सकता है ऐसा भी असली लाइफ में हुआ हो, लेकिन दावा नहीं करा है। तो अब जो है मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में ये दिखाया गया था, जो आंद्रे द जायंट रेसलमेनिया 3 था, हल्क होगन और आंद्रे द जायंट का जो मैच था उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हुआ क्या था? अब इस साल आप जानते हैं WWE बहुत लोग देखते हैं, और जो WWE देखता है उसे एक चीज़ याद ज़रूर होगी, रेसलमेनिया में जो आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल है। आज आंद्रे द जायंट की शख्सियत पे थोड़ी और जो है रोशनी डालता हूँ मैं, कि क्यों ये मनाई जाती है, क्यों ये रेसलमेनिया में ये रखा जाता है ये मैच, और बताता हूँ। ये जो आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल है, सबसे पहला हुआ था रेसलमेनिया, मेरे को ठीक से याद नहीं है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा ये पहला मैच कब हुआ था, बट उसमें बिग शो जीता था, जो मतलब आंद्रे द जायंट का लोग ऐसे भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आंद्रे द जायंट का रिश्तेदार है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि वो आंद्रे द जायंट का बेटा है, जबकि असल ज़िंदगी में आंद्रे द जायंट ने कभी किसी को बताया नहीं, ना कभी ऐसा सुनने में आया कि आंद्रे द जायंट का बेटा है कोई, लेकिन उसकी बेटी ज़रूर है। पर लोग फिर भी ये मानते हैं कि जो बिग शो है वो कहीं ना कहीं आंद्रे द जायंट का रिश्तेदार है, या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो बेटा भी हो सकता है आंद्रे द जायंट का। मुझे आज भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन पहला वाला बीच में जो रेसलमेनिया 33 थी, उसमें तो शायद जो 2017 में रेसलमेनिया थी उसमें तो बिग शो जीता था, लेकिन पहले वाले में शायद कोई और जीता था, ठीक से याद नहीं है। लेकिन इस बार वाली जो आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल बॉबी लैशले जीता था, जो कि WWE का ही एक सुपरस्टार है। अब ये आंद्रे द जायंट भी जो असली में रेसलमेनिया, अब जो आज जो मतलब इस साल जो रेसलमेनिया आया था वो रेसलमेनिया 39 था, और जो उस टाइम रेसलमेनिया था वो 1986 में रेसलमेनिया 2 था। मतलब वो दूसरे रेसलमेनिया में आंद्रे द जायंट जो बैटल रॉयल जीता था। बैटल रॉयल का मतलब आप शायद आपको तो पता ही है, जो देखते हैं उन्हें पता ही है कि रॉयल रंबल की तरह एक मैच होता है। हालांकि रॉयल रंबल में एक एक करके उल्टी गिनती जब शुरू होती है, तो उल्टी गिनती से जो मतलब 10 से 1 तक जब गिना जाता है, तो धीरे धीरे करके रेसलर आते हैं, और उनमें से जो एक जीत जाता है, जो बचता है सब, जो जिसके पैर ज़मीन पे लग जाते हैं रिंग में से, तो वो हार जाता है। ऐसा पर बैटल रॉयल में क्या होता है कि सब एक ही बारी में सब आ जाते हैं। बैटल रॉयल में एक एक करके सबको, मतलब एक ही बारी में सब आ जाते हैं, और उसमें से फिर जो एक बचता है, जो सब जब सारे नीचे चले जाते हैं, सारे नीचे गिर जाते हैं रिंग में से, मतलब फर्श की तरफ, जिसके पैर फर्श पे लग जाते हैं, अगर कोई एक बच जाता है तो वो जो है उसे बैटल रॉयल कहा जाता है। जो रिंग में अकेला आदमी बच जाता है, चाहे वो 30 लोगों में हो, चाहे 20 लोगों में हो, चाहे 30 लोगों में हो,
30 लोगों में अगर मतलब बैटल रॉयल होती है तो जो एक रिंग में अकेला बचता है, बाकी सारे बाहर गिर जाते हैं, तो वो विनर कहलाता है। तो वो ऐसा ही मैच हुआ था रेसलमेनिया 2 में, जो आंद्रे द जायंट जीते थे। अब तब की बात पे आते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यूएसए नॉर्थ कैरोलिना में आंद्रे द जायंट का एक आश्रम भी है और आंद्रे द जायंट को बहुत माना जाता है। तभी तो हर रेसलमेनिया में आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल मैच रखा जाता है। और जहाँ आंद्रे द जायंट की समाधि थी नॉर्थ कैरोलिना में ही, मैंने आपको बताया था शायद पिछली वीडियो में भी, पिछली में भी, कि वो नॉर्थ कैरोलिना में अमेरिका में जाके बस गए थे, जहाँ पे मतलब जंगल ही जंगल है। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि वहीं पे मेरी जो है, वहीं पे अपनी मौत तक वो वहीं पर रहे थे। उनकी मौत भी वहीं पे ही हुई थी। नहीं, मौत तो शायद उनकी फ्रांस में हुई थी जब वो वापस आ गए थे, बट रहना उन्होंने वहीं पे पसंद करा था। तो चलिए अब आंद्रे द जायंट और हल्क होगन के बीच की जो ये रेसलमेनिया 3 वाली हकीकत है, ये आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। जो आंद्रे द जायंट और हल्क होगन थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। सबसे पहले जब आंद्रे द जायंट को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे शुरू में ही 1980 के दशक में के आसपास में, तो उसके बाद में जो हल्क होगन आया था। अब हल्क होगन जो है उसके और आंद्रे द जायंट के बीच में जब मैच हुआ था पहली बार, तो वो जापान में हुआ था, और या फिर WWF में भी एक बार हुआ था। तब तो वो दोनों एक दूसरे से मिले ही थे, तब वो एक बार लड़े ज़रूर थे। धीरे धीरे करते 1983 से लेकर 1986 तक वो दोस्त रहे थे, काफ़ी अच्छे दोस्त रहे थे। शायद 1982 से लेकर मतलब पूरे 5 साल तक बहुत अच्छे वो दोस्त रहे। साथ में उन्होंने मिलकर और लोगों से लड़ते थे, अपने अपोनेंट से लड़ते थे। एक टैग टीम पार्टनर हो गए, एकदम भाईचारा हो गया उनके बीच में। आंद्रे द जायंट हल्क होगन की खुशी में शामिल होते थे, जो 1981 के बीच में 1982 से लेकर 1986 तक की मैं ये बात बता रहा हूँ। तो इस दौरान आंद्रे द जायंट और हल्क होगन बहुत अच्छे दोस्त थे। अब क्या हुआ, जो मिक मोहन है, विंस मैकमोहन जो ओनर हैं WWE के, जो कि पहले WWF थी। WWF पूरी रियल थी, उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता था पहले। लेकिन अब मैं सच कहूँ तो WWE में काफ़ी कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि बहुत लोगों की मौतें भी हुई थी ऐसे असली में लड़ाई होने से, तो इसलिए इंटरटेनमेंट कर दिया गया था फेडरेशन से, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो अब विंस मैकमोहन ने ये चाहा कि रेसलिंग बिजनेस जो है आगे बढ़ाया जाए ज़िंदगी में, मतलब अब सही में कुछ नया होना चाहिए। तो ये मैच स्क्रिप्टेड पहला मैच हुआ रेसलमेनिया 3 में, जो कि 1987 में हुआ था आंद्रे द जायंट और हल्क होगन के बीच में। अब ये जो दोस्त थे ये कैसे दुश्मन बने वो मैं आपको बताता हूँ। विंस मैकमोहन ने बताया उन लोगों को कि ऐसा, मतलब हल्क होगन को ये बात नहीं पता थी, पर विंस मैकमोहन ने आंद्रे द जायंट से बात ज़रूर शेयर करी थी कि कि आंद्रे द जायंट को बुरा बनना होगा। लोगों की नज़रों में लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब हल्क होगन जो है उनकी बारी आनी थी। तो मैच हालांकि बिल्कुल रियल था, बट इसमें कैसे कैसे लड़ना है और कैसे किसको जीतना है और किसको हारना है, बस वो चीज़ फिक्स हुई थी पहली बार। तो विंस मैकमोहन ने आंद्रे द जायंट को भी बताया कि तुम्हें हारना होगा और हल्क होगन जो है वो जीतेगा तुमसे, और तुम्हें उसके लिए बुरा बनना होगा। रेसलमेनिया 3 में 93,000 लोग, 93,000 लोग जो है आए थे देखने के लिए। आंद्रे द जायंट की बैक सर्जरी भी हुई थी उस वक्त। हालांकि आंद्रे द जायंट को ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार नहीं था, इसलिए वो अपना इलाज कराना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसा भगवान ने उन्हें बनाया वो वैसे ही रहे, 7 फुट 5 इंच लंबे रहे और 250-300 किलो 250 किलो के आसपास तब उनका वज़न था। और लेकिन जब रेसलमेनिया 3 होना था, जो कि 29 मार्च 1987 में हुआ था, तब उनका वज़न और भी बढ़ गया था। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के कहने पर उन्होंने बैक सर्जरी करवाई, जब दर्द उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो रीढ़ की हड्डी में सर्जरी करवाने के बावजूद भी वो सिर्फ रेसलिंग के बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आए।
तो एक बार बात शुरू ऐसे हुई कि हल्क होगन जो है वो कोई चैम्पियनशिप जीते थे और आंद्रे द जायंट के साथ में उन्होंने शेयर नहीं करा। हालांकि वो खुश बहुत थे, लेकिन उन्होंने कभी ये क्रेडिट नहीं दिया आंद्रे द जायंट को। तो बॉबी जो हीनन है, एक बार आंद्रे द जायंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब मैं सस्पेंड हो गया था, हालांकि ये बात सच है कि नहीं वो नहीं पता, पर ऐसा टीवी में उन्होंने कहा था कि जब मैं सस्पेंड हो गया था तो बॉबी हीनन ही मेरे को लाए थे, मतलब जो मेरे लिए खड़े हुए थे जब एक हफ्ते के लिए मैं सस्पेंड हुआ था रेसलिंग से। तो बॉबी हीनन ने ब्रेन वॉश कर दिया आंद्रे द जायंट को, बिल्कुल पूरा का पूरा। तो उसमें आंद्रे द जायंट जो है ईविल बन गए, मतलब बुरे बन गए। तो जैसे कि एक बुरा दानव आप समझते ही हैं कैसा होता है, तो हल्क होगन के अगेंस्ट वो हो गए। हल्क होगन जब पहली बार वो हल्क होगन के अगेंस्ट आए थे तो हल्क होगन रोने लग गए थे इमोशनल होके, और उन्होंने आंद्रे द जायंट ने उनकी टी शर्ट भी फाड़ दी थी भरी पब्लिक के सामने, और उनके ब्लीडिंग भी होने लग गई थी। हालांकि ये सब एक एक्टिंग थी, हल्क होगन को भी पता था, आंद्रे द जायंट को भी पता था, लेकिन मैच में क्या होगा आगे तो वो आंद्रे द जायंट से वो पूछते जा रहे थे। मतलब कैमरा के पीछे वो आंद्रे द जायंट से बार बार जाकर पूछ रहे थे कि क्या तुम मुझे जीतने दोगे मैच में, या तुम ही जीतोगे, या मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा, क्या बताओ तो सही कुछ। तो आंद्रे द जायंट उन्हें बार बार कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, हम रिंग में देख लेंगे, मैं तुम्हें रिंग में बताता रहूँगा कि क्या करना है, तुम वैसे ही लड़ना। तो अब जब रेसलमेनिया 3 की रात आई तो आंद्रे द जायंट जो है वो आए और हल्क होगन भी आए। तो आंद्रे द जायंट उन्हें बीच बीच में बताए जा रहे थे कि उन्हें कैसे लड़ना है। तो जब लास्ट मोमेंट आई उसमें आंद्रे द जायंट ने उन्हें बोला हल्क होगन को कि तुम मुझे उठा के पटको, यानी स्लैम उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया था। स्लैम का मतलब होता है कि तुम मुझे उठा के पटको। तो अब उसके बाद में जब हल्क होगन ने ऐसा करा तो ये आंद्रे द जायंट बहुत भारी थे, लेकिन आंद्रे द जायंट ने पूरा उनका सहयोग दिया, अपना पूरा सहयोग दिया, हल्क होगन को पूरा सहारा दिया और उनकी मदद भी करी कि वो आसानी से आंद्रे द जायंट को पटक सके। तो आंद्रे द जायंट ने भी उसमें हल्क होगन की मदद करी खुद को पटकने में। तो जब आंद्रे द जायंट को हल्क होगन ने पटक दिया 93,000 लोगों के सामने, 93,000 लोगों के सामने, उसके बाद में आंद्रे द जायंट ने हल्क होगन को कहा कि तुम दूर से आओ और लेग ड्रॉप मारो मुझे। लेग ड्रॉप का मतलब कि जैसे दूर से भाग कर आके कि कोई टांग उछाल के मारता है, तो वैसे हल्क होगन ने टांग उनकी गर्दन पे, वो जब उछले तो टांग उनकी गर्दन पे रखी, आंद्रे द जायंट की गर्दन पे। तो उसके बाद में उन्होंने 1 2 3 टैप करा। तो हल्क होगन को अंदाज़ा नहीं था कि वो अपना कंधा नहीं उठाएंगे आंद्रे द जायंट। उस टाइम वो हार गए आंद्रे द जायंट। हल्क होगन उनके सामने तो पूरी जो पब्लिक थी 93,000 लोगों के सामने, तो वो खुश हो रहे थे और आंद्रे द जायंट को ताने दे रहे थे कि अब बताओ। और पूरे जो लोग, जो पूरा यूनिवर्स आया था उस वक्त, वो हैरान हो गया, खुश हो गया बहुत ज़्यादा कि बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई, यानी हल्क होगन की जीत हुई। लेकिन आज भी वो वक्त जब याद करते हैं हल्क होगन तो रो पड़ते हैं कि आंद्रे द जायंट ने विंस मैकमोहन भी ये याद करके रो पड़ते हैं कि कितनी ज़्यादा मदद करी रेसलमेनिया 3 में रेसलिंग के बिज़नेस को आगे बढ़ाकर। तो उन्हें रोना आ जाता है, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो इतना अच्छा काम है आंद्रे द जायंट ने करा है, क्या पहले कभी किसी ने या आगे कभी किसी ने रेसलिंग में कभी करा है किसी रेसलिंग बिजनेस के लिए। तो ये सही पूरी हकीकत। उसके बाद असलियत में जो है वो कभी मतलब एक साथ तो नज़र आए होंगे, एक साथ शायद मिले भी नहीं थे मुझे लगता है। लेकिन टीवी पर भी अब आगे जो रेसलिंग चली, जब तक आंद्रे द जायंट WWF में रहे, ज़िंदा रहे, तब इस मैच के बाद वो बस उनकी हल्क होगन से लड़ाई ही हुई थी और उस दोस्ती कभी दोबारा नहीं दिखाई गई WWF में उनकी। हालांकि आंद्रे द जायंट जब अच्छे भी बनते हुए दिखाए गए थे सबसे लास्ट में, जब उनके आखिरी दिन चल रहे थे WWF में, तब अच्छे बनते हुए भी वो दिखाए गए थे, लेकिन हल्क होगन के साथ में वो दोबारा कभी नज़र नहीं आए और शायद रियल लाइफ में भी वो फिर दोबारा हल्क होगन से ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं मिले। लेकिन हल्क होगन उनके अंतिम संस्कार पे ज़रूर आए थे।
तो ये थी आज की कहानी रेसलमेनिया 3 के पीछे की पूरी स्टोरी। अब दोस्तों मैंने फ़िलहाल यही बताना था फ़िलहाल, लेकिन जो मेरे गाने और मेरी जो स्टोरीज़ है ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं तभी लाऊंगा अब जब मैं कामयाब हो जाऊंगा और सब कुछ अच्छे से कर सकूंगा, वीडियो पे भी मतलब अच्छी तरह मेहनत कर सकूंगा। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं हार अभी भी नहीं मान रहा हूँ, देर है अंधेर नहीं।